द्वारका कोर्ट के ऐसे एडवोकेट थे जिनकी 25 ईयर्स की प्रैक्टिस थी, लेकिन अब जब वेरीफाई हुआ तो उनकी डिग्री नकली निकली। सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। जो सीबीआई ने तब बताया कि हाँ वो हैंगिंग के मार्क नहीं है, लेकिन बाद में उसको हैंगिंग कह दिया, तो मे बी ये पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। ये रियलिटी है, ये एडवोकेसी की रियलिटी है, लिटिगेशन की रियलिटी है। फियर वाली चीज ना इंडिया में नहीं आ सकती। और बताओ भाई, मुस्कान, निखिल, क्या हालचाल? बढ़िया। सब फर्स्ट क्लास। बस अभी डिस्कशन करने वाले हैं कुछ मैं खुद जानना चाहता हूँ पर्सनली, काफी सारी चीजें जो इंडियन लॉ या इंडियन जुडिशरी के अंदर हो रही हैं। काफी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, काफी केसेस हो रहे हैं। मेरे भी दिमाग में कुछ सवाल हैं, ऑडियंस के दिमाग में भी कुछ सवाल है। मेरा सबसे पहला, सबसे स्ट्रांगली सवाल, इंडिया में फेक रेप केसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वो फेक रेप केसेस होने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपने देखा हो या आपके आसपास देखा हो कि इस तरीके की चीज गलत हो रही है, फिर भी लॉ उसे फेवर कर रहा है क्योंकि लॉ वैसा है? हम ये भी नहीं कह सकते लॉ फेवर कर रहा है, लॉ खुद बाउंड है। मेनली रेप केसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो चांस नहीं लेता कि ये फेक है, हो सकता है या फिर रियल है। तो पहले उसको रियल मान के ही उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जो एक्यूज होता है वो अरेस्ट होता ही होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास अच्छे प्रूफ हैं या फिर तब आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए कहीं जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो अरेस्ट करके ही जो चीजें रिकवर करनी है या इन्वेस्टिगेट करनी है। मतलब ये पूछताछ बाद में शुरू होगी कि सामने वाला दोषी है, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, पहले ही उसको दोषी मतलब लॉ मान लेगा और जेल में डाल देगा और वो सब चीजें वो हो जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन से पहले तो हमें पता ही नहीं ना किसी को भी कि वो कंप्लेंट सच्ची है या झूठी है। हाँ। तो इसलिए फिर लॉ खुद बाउंड है इस चीज में, क्योंकि ये एलिगेशन ही एक अपने आप में एक ऐसा प्रूफ है कि जिसके लिए अभी पहले प्रूफ बाद में पहले अरेस्ट हो। ये सिर्फ इसी में ही है या और कोई भी आपने केसेस किसी अलग अलग से पॉक्सो के केसेस भी होते हैं। अच्छा, पॉक्सो क्या है, थोड़ा खुल के बताओ हम। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, जिसमें अगर बच्चों से रिलेटेड जितने भी जो सेक्शंस होते हैं, मतलब अगर आपने किसी बच्चे को अगर नॉर्मल अब्यूज भी किया है तो उसके लिए भी एक सेक्शन है। अगर आपने उनको प्राइवेट पार्ट पे टच भी किया है तो उसके लिए भी सेक्शंस है। फिजिकली असॉल्ट किया है तो उसके लिए भी सेक्शंस है। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को कुछ गलत बोल भी रहे हैं ना तो वो भी एक ऑफेंस है। अच्छा, बट इंडिया में इसको सीरियसली तो खैर ज्यादातर अब बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। अच्छा, कई लोग जो हैं इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं कि जो लोग होते हैं कि भाई अगर फैमिली के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ है कि छोटी बच्ची है ये बच्चा है, तो उसके जो अपोजिट जिसके साथ भी लड़ाई चल रही है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि भाई मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया, छेड़छाड़ करी या गाली दी, तो ये उसी समय ही वो ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। अच्छा, हमने कई केसेस करे हैं कि जिसमें एक फादर ने अपनी एक डॉटर को जस्ट एक अब्यूज किया था, क्योंकि मदर की और फादर की बीच डिस्प्यूट चल रहा था। तो उन्होंने जैसे एक दूसरे को अब्यूज किया, अब्यूज करते ही उसने जैसे डॉटर को अब्यूज किया वो आ गई कंप्लेन में, और फादर की इसी सेक्शन के ऊपर अराउंड आफ्टर 6 मंथ जो ये बेल हुई। तो 6 महीने तक फादर अंदर था। अच्छा, अब्यूजिंग का एलिगेशन या अब्यूजिंग एक्चुअल, क्या मतलब फिजिकली ज्यादा हिट किया होगा? अब्यूज किया था। इंडियंस में बहुत ट्रेंड है निकम्मा बच्चों को निकम्मा, ये सब, कुत्ता, हाँ। गाली दे देना या कुछ भी कह देना। ओके। तो वो मदर ने उसको कुछ एक्ट्स पता थे तो उसने वो उसके थ्रू, बच्चे के थ्रू वो लगवाया सेक्शन फादर के अगेंस्ट। मतलब इस लॉ के हिसाब से आज की डेट में माँ बाप बच्चों को डांट भी नहीं सकते कि ये डर है कि कर सकता है बच्चा कुछ भी एक्शन। भाई यार, ये सब हमारी तो बचपन में कितनी कुटाई हो गई इस हिसाब से। बच्चे की फायदे के लिए भी जो चीज बोल सकते हैं अगर माँ बाप, और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत भी डांट दे तो ये जनरली हर कोई इस चीज को नहीं यूज नहीं कर use रहा है, कर रहा। बट ये हाँ अवेयरनेस भी तो नहीं है ना अभी किसी को। अवेयरनेस भी नहीं है, और मदर को बदला लेना था फादर से कहीं ना कहीं कैसे ना करके, तो उसने वो बच्चे के थ्रू ले लिया। तो इस टाइप में भी यूज हो रहा है, एक्सप्लॉइट कर लिया उस लॉ को जो एक्चुअल में प्रोटेक्शन के लिए बना था बच्चे की। मैंने एक वो केस भी मेरे को ध्यान है, मेरे ख्याल से एक शायद सरदार का था, दिल्ली का ही किसी उसमें था, रेड लाइट पे खड़ा हुआ था और कोई लड़की को उसके छेड़ने का इल्जाम लगा था और वो कनाडा चली गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से वो एक के बाद एक हियरिंग पे आई नहीं थी। उसके बारे में कुछ पता है? थोड़ा खुल के बताओगे केस के बारे में। वही रेप के एलिगेशन ही लगाए थे, छेड़छाड़ के मेनली एलिगेशन लगाए थे। अच्छा, रेप के तो खैर नहीं लगे होंगे वो। 54 के ओके, कि छेड़छाड़ के की गाली गलौज करा था, वो भी नॉन बेलेबल ही है। इसमें भी पहले अरेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या हुआ था क्या, ये भी
मतलब ये मान लो जितना 376 एक किसी के ऊपर इम्पैक्ट देता है ना, उतना ही 354 भी, ये भी आईपीसी का एक सेक्शन है जो कि छेड़छाड़ से रिलेटेड है। अच्छा, ये दोनों सेक्शंस। हाँ, कि अच्छा। तो वो भी उतना ही प्रेफर करता है और उतना ही आपको माइंडली आपको टॉर्चर करता है जितना रेप के एलिगेशंस करते हैं। तो उस जो पर्सन है उसको वही इतना मेंटली टॉर्चर ही किया था कि किसी लड़की को छेड़ना, एक रेपुटेड फैमिली के लिए अगर ये पता हो कि हाँ कि इस लड़के ने इतना छेड़ा, मतलब इस किसी लड़की को छेड़ा या ऐसे कहा, तो वो एक पर्सन के लिए थोड़ा सा हो जाता है। और कोई ऐसा केस आया है तुम्हारे सामने जिसके बारे में तुम बताना चाहते हो, जिसके बारे में तुम्हें लग रहा हो कि वो ये गलत हुआ बट फिर भी मतलब कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस जो अभी हमारा लेटेस्ट है वो 2018 से चल रहा था। उसमें एक मेड ने, जो रियल फैक्ट्स ये थे कि मेड ने जो थी अपनी ऑनर की चेन चुरा ली थी। अच्छा। लेकिन जैसी अब वो जो फैमिली थी वो पंजाबी फैमिली थी मेनली, तो अब डांटा या मारा या कुछ भी उन्होंने किया, तो वो मेड ने उनसे बदला लेने के लिए अपना, जैसी वो घर से बाहर निकली उसने पुलिस को कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया और एलिगेशंस लगा दिए रेप के, फिजिकल असॉल्ट के की और इवन गैंग रेप के। अच्छा। उनके दोनों बेटों पे और उनके फादर पे जो और इवन मदर पे भी, जो इवन एट दैट टाइम वो प्रेजेंट भी नहीं थे घर में, वो अपने ऑफिस पे थे, लेकिन तब भी वो अराउंड 2 to 3 months वो अपना जेल में थे, जुडिशियल कस्टडी जेल में हाँ जेल में रहना थे। पड़ा जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने एलिगेशन वो लगाए हाँ, थे, है ना? लगाए थे। प्रूफ नहीं हुए थे वो एलिगेशंस, प्रूफ नहीं हुए, वो केस जो है वो एक्विट भी हो गए, जीत भी गए, इनोसेंट प्रूफ भी हो गए, लेकिन स्कार तो कहीं ना कहीं रह जाता है ना फिर हाँ, भी कि मतलब जिंदगी भर के लिए वो तो आप देखो 4-5 अराउंड 6 years जो है वो केस चला। 6 year का जो मेंटली टॉर्चर, जो उनको कोर्ट में आना पड़ा, जो लॉयर्स को फीस देनी पड़ी डेली, मतलब इवन इन केसेस में क्या होता है कि अगर विक्टिम नहीं भी आ रही है, जैसे कंप्लेनेंट नहीं, उनका जरूरी भी नहीं होता, सिर्फ 2 या 3 बार आना होता है, या तो मेनली बेल्स पे या जब उनका एविडेंस होना होता है, लेकिन एक्यूज्ड को हर डेट पे प्रेजेंट होना जरूरी है। अच्छा। चाहे वो डेट 4 दिन बाद लग रही हो, चाहे 4 हफ्ते बाद लग रही हो, चाहे 4 महीने बाद लग रही हो, उनको हर डेट पे प्रेजेंट होना जरूरी है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब हम उनकी एग्जम्पशन एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर देते हैं कि हाँ ठीक है आज ये इस रीज़न की वजह से नहीं आ पाते। कई जजेस अलाउ कर देते हैं, कई नहीं अलाउ करते तो उनके बेलेबल वारंट्स हो जाते हैं, फिर अगर वो तब भी नहीं आ पाते तो नॉन बेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे वारंट्स निकलते हैं उनके कि अगर वो एक डेट पे भी प्रेजेंट, लेकिन कंप्लेनेंट के लिए उसका कोई वारंट नहीं है, अगर वो 3 4 5 डेट पे भी नहीं आए तो तब जाके चांस होता है कि हाँ इनके वारंट निकाल के थ्रू आईओ उनको बुलाया जाए, थ्रू एसएचओ बुलाया जाए, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर एक्यूज के लिए तो स्ट्रिक्ट हो जाता है ऐसे केसेस में कि भाई नहीं आए बेलेबल वारंट, कहीं तो बेलेबल भी नहीं निकालते जजेस, डायरेक्टली नॉन बेलेबल निकालते। अभी इंडिया में लॉयर्स का थोड़ा सा मैं ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। लॉयर्स में बहुत सारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लॉ परस्यू लोग करते हैं, ये सोच कर करते हैं कि इसके बाद पावर पैसा वो सारी चीजें ग्लोरीफाइड दिखाया जाता है, ठीक है? सच्चाई एक्चुअल में कैसी है, किस तरीके की दिखती है? आप हमने ये सुना है जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है? तो लॉयर्स के लिए भी, लॉयर्स नहीं हम एडवोकेट्स की बात करेंगे क्योंकि लॉयर्स तो टर्म किसी और चीज के लिए यूज होता है, बट अच्छा, दोनों में फर्क क्या है ये भी बताओ साथ साथ। फर्क ये है जो लॉ करके आ गए हैं वो लॉयर हैं और वो एनरोल्ड हो गए हैं तो वो एडवोकेट हैं। ओके। इफ एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग एनीवन इन द कोर्ट तो वो हो गया एडवोकेट। लेकिन अगर जस्ट आपने एक लॉयर की पढ़ाई करी है और नथिंग, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, आपने किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेसिकली, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लॉयर हो, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे तो हो तो आप एडवोकेट हो। एडवोकेट। ओके। हाँ, तो इंडिया में क्या सीन है, लोग जो करियर इसको परस्यू कर रहे हैं, क्या सैलरी का है, कितना पैसा है, मैक्सिमम पैसा कितना होता है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अच्छा। जैसे रिसेंटली एक हमारे कपिल सिब्बल जी हैं, उनकी कोर्ट जो है वो, उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो रिलीज हुआ था, मतलब नेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि वो एक एक प्रेजेंस के 11 लाख रुपीस कोट कर रहे हैं। अच्छा। कि एक प्रेजेंस के आर्ग्यूमेंट के 18 लाख, मतलब इतना इतना वो कोट कर रहे हैं। और जो जूनियर्स होते हैं उनकी तो 1000 भी कभी कभी नहीं मिलते।
अगर आप किसी जूनियर से बात करोगे जो फर्स्ट ईयर या जिनको अभी प्रैक्टिस में जस्ट 1 साल हुआ होगा, तो आप उनसे बात भी करोगे ना, तो वो ये कहेंगे कि यार ठीक है 10-15 हज़ार या 20 हज़ार कुछ ऐसा वो मुझे फाइलिंग चार्ज दे जाते हैं, और डेट पे कभी 1,000, 1,500, 2,000, मतलब ऐसे कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं होता। 10,000 तो बहुत मुश्किल अच्छा। कि पर डेट वो अगर 10,000 भी अगर वो कोट कर ले तो। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो वैसे भी एक जो पर्सन होता है एडवोकेट जैसे ही बनते हैं, वो अपनी लॉ कंप्लीट करते ही वो किसी सीनियर के अंडर करते हैं। मोस्टली 99% जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को पे नहीं करते हैं, सिर्फ फ्री में एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस देते हैं, उनको काम सिखाते हैं, और मे बी अगर वो कहीं बेचते हैं तो एक्सपेंसेस दे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ भी मोस्टली नहीं पे करते हैं कि आप ठीक है आ रहे हो मेरे से, आप सीख रहे हो, आप मेरा काम कर रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस इतना चलता है। हमने जो कॉलेजेस में पढ़ा लॉ, वो जो लॉ है वो कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अलग है। बुक से तो हाँ रेलिवेंसी तो हमें दिखानी पड़ती है, लेकिन उसी चीज को हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से घुमाना है, वो सारा प्रैक्टिस का पार्ट है। अगर कोई कहे कि हाँ भाई मैंने 5 साल पढ़ के 5 ईयर कोर्स करके या 3 ईयर कोर्स करके कि हाँ मैं एडवोकेट बन गया, लेकिन अब वो ये कहे कि हाँ भाई अब मैं कुछ भी कोई भी केस कर सकता हूँ, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसके लिए कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि कोर्ट में ये चल क्या रहा है, ये पर्सन ये अपोजिट काउंसिल क्या कह रहे हैं, ये पार्टी क्या कह रही है। कि अगर कोई ऐसे डायरेक्टली जाए ना कि हाँ मैंने अब लॉ पढ़ लिया है, मैं सब कुछ बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बुक्स का मेरा ऑन पॉइंट है, और लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर्सन के लिए एक सिंगल आर्ग्यूमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन दो कि वो अपने कॉलेज का टॉपर भी रह चुका हो तब भी मतलब अभी तक जैसे मैं सेशंस में भी खैर बोलता आया था ये चीजें अपनी कि देयर इज अ फॉर्मल एजुकेशन एंड देयर इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है एक्चुअल में जब आप कॉर्पोरेट में, जैसे मैं तो कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेता था, बट आपके केस में वो हो गया कि लिटरली जब आप प्रैक्टिस करते हैं लिटिगेशन के लिए, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये अभी भी है एग्जैक्टली है। देयर इज नो श्योरिटी कि अगर कोई टॉपर है कॉलेज में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पर, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप हेजिटेट ना करो, आप बोल सको, आप अपने सामने वाले पर्सन को अपनी बात में इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर सको कि वो ये कहे कि मैनिपुलेशन शायद गलत वर्ड हो गया, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, हाँ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि आप उसको अपनी बात पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सको कि वो आप जो कह रहे हो उसे वो ठीक लगे, चाहे आप सच कह रहे हो चाहे आप झूठ कह रहे हो। हर जगह सेल्स है। कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्या आप जज को और अपोजिट पार्टी को, और जो अगर आप क्रिमिनल केसेस की बात करो तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पीपी कहते हैं जिनको, जो कोर्ट के एडवोकेट्स होते हैं, उनको और जज को इतना कन्विंस कर दो कि हाँ वो भी ये सोचे कि मे बी एक्यूज पर्सन इज राइट, और अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हो तो आप वहां से इतना कन्विंस कर दो कि हाँ कंप्लेनेंट से। इंडिया में पॉलिटिशियंस ऐसे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, इसके बावजूद मतलब ऐसा है ना कि आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, क्योंकि आपके ऊपर एक एफआईआर भी अगर होगी तो प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट नहीं मिलती है, जॉब तो दूर की बात है। बट वहीं पे अगर आपको खुद गवर्नमेंट बनना है, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज इट ट्रू कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जुडिशरी के अंदर और मतलब बच के निकल जाता है क्रिमिनल साफ साफ क्योंकि उसके पास पावर है, ऐसा होता है, कभी देखा है? तो अगर आपको किसी पॉलिटिकल के ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन लगाने हैं या कुछ भी लगाने हैं, तो तब ये होता है कि आपको अपना जो आसपास है वो देखना पड़ता है, क्योंकि जब आपको पता हो कि हाँ पॉलिटिकल इसमें प्रेशर मेरे ऊपर आ सकता है, क्योंकि परमिशन डायरेक्टली जो भी जिसके पास कंप्लेन आई, वो ये नहीं कि हाँ किसी पॉलिटिशियन के ऊपर अगर कंप्लेन आई है तो डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर करिए, अरेस्ट करने चला गया, ऐसा नहीं है। उसको अपनी सीनियर से, हर पर्सन से, सीनियर के अपने सीनियर से परमिशन लेना ही पड़ता है। लेकिन आफ्टर ऑल किसी ना किसी, जो पुलिस का भी जो सबसे ऊपर सीनियर होता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पर्सन के इन्फ्लुएंस में होता है, में होता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि अब आप जिसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो कि वो पॉलिटिकल पर्सन जो है वो अभी पुलिस के साथ मिला हुआ है, पुलिस के साथ मिली हुई है, मतलब उसी की सरकार है या फिर रूलिंग पार्टी है या फिर अपोजिट पार्टी है। तो अगर वो रूलिंग पार्टी हुई
तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी का ही, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे उसी पर्सन ने हेल्प करी होगी और अब वो रूलिंग है, तो ऐसे टाइम पे अगर उन्हीं के ऊपर ही अगर केस रजिस्टर होगा तो पता होगा कि यार अगली बारी में जैसे इलेक्शन होंगे तो ये मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में होता है, कई चांसेस होते हैं कि एफआईआर नहीं भी हो पाती। ऐसे में लोग जो है फिर कोर्ट के थ्रू कराते हैं, कोर्ट के थ्रू हेल्प लेते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम अरविंद केजरीवाल की भी बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को जो 2 दिन पहले बेल, देखो जैसे उनको अभी 2 दिन पहले की रोज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिल गई थी, ठीक है, लेकिन ईडी ने सेम उसको ऑर्डर को स्टे के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी, लेकिन क्या उसमें ग्राउंड दिया और उस पर स्टे मिल भी गया है कि अब बेल उनकी स्टे हो चुकी है, अभी उनको बाहर नहीं लाया गया। तो रीजन क्या था, जब ईडी ने ये कहा कि जब आर्ग्यूमेंट्स हुई तो जो लोअर जजेस थे जिन्होंने उनको बेल दी, तो उन्होंने पूरी फाइल नहीं पढ़ी, पूरे ग्राउंड्स नहीं पढ़े, जो बेल में ग्राउंड्स दे रखे थे कि हाँ इस बेसिस पे आपको बेल देनी चाहिए, तो सिर्फ उससे रिलेटेड ही उन्होंने जो पॉइंट्स थे वो पढ़े, फाइल में फाइंड आउट करे, उनको रीड आउट करे और बेल ग्रांट कर दी। इवन इस चीज को लॉर्ड जज ने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि हाँ मैंने ये पूरी फाइल जो है वो नहीं पढ़ी और मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स ही पढ़े और इस पॉइंट के बेसिस पे ही मैंने बेल दी। अच्छा, तो इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया उस ऑर्डर पे। तो अभी आगे मतलब हो सकता है कि वो बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाए और वापसी। तभी तो उनको जेल से अब निकाला नहीं गया, उस ऑर्डर पे ही स्टे लग गया। तो इस पे भी क्या मतलब आपको देख के क्या लगता है, आप थोड़ा इंटरनल लॉ में हो, ऑलरेडी इंटरनली पार्ट हो इस सिस्टम का, तो क्या लगता है ईडी या सीबीआई का इसके अंदर रोल है और इसके अंदर सेंट्रल का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटर से ही सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग एलिगेशन भी लगाते हैं। देखो वो जुडिशियल का पार्ट नहीं है, ये तो एलिगेशंस के ही पार्ट है। अब कहने वाले कहते हैं कि हाँ भाई कि बीजेपी करा रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिस बेसिस पे ईडी ने अरेस्ट किया, क्योंकि ईडी अरेस्ट तभी करेगी जब उनके पास प्रॉपर प्रूफ होगा। बट ईडी ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? जब उनका अरेस्ट हुआ था उस टाइम पे तो ईडी ने बोल दिया था कि रीजन तो मांग रहे थे ना, बाद में हाई कोर्ट ने भी बाद में बोला था कि भाई रीजन दो, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि रीजन दो, रीजन क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने बोला रीजन हमें सीक्रेट में दो। हाँ सीक्रेट में दे दिया तभी तो उनको अरेस्ट कर रखा। पर वो रीजन क्यों नहीं डिस्क्लोज हो रहा? वो अगर डिस्क्लोज हो गया ना तो उनकी पार्टी के हो सकता है, क्या पता कोई वो पर्सन हो, कोई विटनेस हो, क्या पता उनकी जो जान को हाँ, कॉन्फिडेंशियल वाली चीज का हो सकता है ना। इन शॉर्ट कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है, बस वो भी पब्लिकली नहीं आया है, जिसके चलते इतने सारे एलिगेशंस चल रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा जिसके चलते इतना एक्ट हो रहा है, और ऐसा कुछ ना कुछ है तभी ये बेल भी एक्सेप्ट होने के बाद भी इसके ऊपर स्टे हुआ है, क्योंकि कोई पॉइंट तो हाई कोर्ट को भी दिखा होगा कि हाँ इस बेसिस पे बेल मिलनी नहीं चाहिए, तभी वो स्टे किया है। अभी सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। जब हुआ था बहुत सारे लोगों ने न्यूज चैनल्स पे अलग अलग तरीके की चीजें चलाई थी, कुछ कह रहे थे सुसाइड है, कुछ कह रहे थे मर्डर है, जो भी है बहुत सारी चीजें आई थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है इसके पीछे, शायद कोई एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसके चलते, जिसके अंदर ये चीजें हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, क्या हुआ हो सकता है, और उस अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस का क्या क्या रोल इसके अंदर हो सकता है? थोड़ा सा खुल के इसके बारे में बात कर सकते हो? देखो उस टाइम पे भी यही बात स्टार्टिंग में ये हुआ था कि हाँ ये मर्डर नहीं है, क्योंकि जो भी लोगों के ओपिनियंस आ रहे थे ना 50-50 आ रहे थे, कहीं कह रहे थे मर्डर है, कहीं कह रहे थे नहीं मर्डर नहीं है कि किसी ने मारा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने बात करी है किसी से। वो उस लेवल का उनका माइंडसेट ही नहीं था कि वो सुसाइड कर सके। लेकिन अब वो क्या रीजन था, किस बेसिस पे उन्होंने किया या नहीं किया, या किसी और ने उनको मारा, अब वो क्या है वो उन्हीं को ही पता। लेकिन जब भी जैसी बात हुई थी कि हाँ उनको जब नीचे उतारा गया था, देखा कि वो जो उनके गले पे मार्क्स जो थे वो हैंगिंग के नहीं थे। हाँ, जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स आ रही थी, जो सीबीआई ने तब बताया कि हाँ वो हैंगिंग के मार्क नहीं है, लेकिन बाद में उसको हैंगिंग कह दिया। तो मे बी ये पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, या कोई ऐसे पर्सन ने के हेल्प से ये किया गया हो
कि जिसको डिस्क्लोज करते ही उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता हो, तो हो सकता है इस बेसिस पे उसको हैंगिंग करके, और जब बाद में उनकी फैमिली ने वो केस को बंद करने के लिए कह दिया था, अच्छा, अब वो किस रीजन से क्या वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्यों बंद करने के लिए कहा है, कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशन और नहीं चाह रहे, हैंगिंग को क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्या पता वो पॉलिटिकल जो प्रेशर जिसकी आपको लग रहा है कि हाँ मे बी किसी पॉलिटिकल करियर की वजह से, किसी पर्सन की वजह से ये हुआ है, तो हो सकता है उनके प्रेशर जो है वो प्रेशर उनकी फैमिली पे गया हो, उनकी सिस्टर्स पे गया हो कि हाँ अब इस केस को आगे मत चलाओ। तो हो सकता है ये चांस है भी और नहीं भी। ये तो देखो अभी तक डिस्क्लोज ना हुआ है, और ना अगर पॉलिटिकल करियर आप कह रहे हो है तो वो ना होगा, वो तो होगा भी नहीं, सही बात है। ठीक है ना। तो जैसे वो पहले कह रहे थे कि मार्क जो है वो हैंगिंग के नहीं है, अब वो हैंगिंग के मार्क हो गए। पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके ऊपर बात आ रही थी कि उन्होंने वो पूरा डिस्ट्रैक्शन था ना मेरे ख्याल से, न्यूज चैनल्स का तो काम ही था कि घुमाओ, तो सब जगह घुमा दिया उन्होंने बॉलीवुड को ही पहले बना दिया विलन कि आउटसाइडर है, इस वजह से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर रिया चक्रवर्ती को ले आए कि वो वैसे हुआ, बहुत सारी क्लिपिंग्स लीक कर दी कि मतलब ड्रंक रहता था या जो भी है नशे में रहता था, इस तरीके की चीजें। वो तो डिस्ट्रैक्शन था मीडिया का। भट्ट साहब की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी, हाँ, कि उन्होंने कि उनका रिया के साथ कुछ रिलेशन है, तो इस बेसिस पे उन्होंने मे बी सुशांत को पता चल गया था, तो ये रीजन भी हो सकता है उन्होंने कुछ करा हो। तो इस चीज को तो हम डिस्क्लोज कि हम कहे कि हाँ एग्जैक्टली ये हुआ था। एक डेटा के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, मैं शायद 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ रहा था एक, उसके अंदर ये था मेंशन कि इंडिया में फिलहाल लगभग 90 लाख केसेस पेंडिंग है। पता नहीं फिगर एग्जैक्ट सही था गलत था, मुझे वो ऑथेंटिसिटी नहीं पता उस आर्टिकल की, बट इतने केसेस अगर पेंडिंग है, बहुत सारे लोग इसको लेकर ये भी बोलते हैं कि कोर्ट जो है वो और ज्यादा ओपन होने चाहिए, जजेस की जब इतनी सैलरी है तो उनको ये इतना काम होना चाहिए जो निपट जाए, मतलब दिन की आप 2 हियरिंग 3 हियरिंग ये सब बहुत ज्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट पे काम कर सकते हैं। क्या लगता है इसको कैसे किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जुडिशरी अपने लेवल पे बहुत बेस्ट दे रही है, ठीक है, ये हम लॉ ऑफिसर्स हैं, हमें पता है, ये कहने की बात है कि हाँ जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल के लॉ ऑफिसर्स होने भी चाहिए, क्योंकि अभी परसों में भी परसों ही हाई कोर्ट की एक स्टेटमेंट आई है कि many of the lawyers are not able to become a lawyer, ओके, कि उनकी इतना लेवल भी नहीं है कि वो एक एडवोकेट भी है। अच्छा, पर ऐसा क्यों? जो ट्रेंड बन चुका है ना कि हर कोई लॉ में ही जाए जा रहा है, वही बात मैंने बोली थी, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। वो दिखने में लगता है कि लॉ बहुत इजी है और बहुत मतलब बहुत वेल्दी, बहुत अर्निंग सोर्स है, बट हालांकि ऐसा है नहीं। बहुत इसके लॉ के अंदर भी खुद की बहुत लूप होल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से बच्चे हो गए, चाहे काफी एल्डर लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं। जैसे कई लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो कहते हैं कि हमारे पास और कोई काम तो है नहीं, लॉ कर लेते हैं, उसमें आ जाते हैं। बट क्या होता है कि जिस वजह से जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक रीजन तो शायद ये भी हो सकता है ना कि जो ऐसे हमने बात की थी कि फॉर्मल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में फर्क है, तो प्रैक्टिस जब करने जाते हैं तो उसके अंदर उनके अंदर वो स्किल नहीं होते। काफी शायद प्राइवेट कॉलेजेस भी मेरे ख्याल से इसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि अभी तो जैसे कि स्कैम भी कितने हुए हैं, नीट स्कैम, एनईटी स्कैम, तो ये तो स्कैम सामने आ गए, बट अंडर द मतलब पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या क्या चीजें हो रही हैं एलएलबी कॉलेजेस में भी, उसके पीछे भी बहुत सारे हैं। और ऐसे में मेनली क्या करते हैं जो लोग, जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए वो रिटायर्ड हो गए, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए जो ऑलरेडी लॉ से टच में थे, तो उन्होंने क्या करा, रिटायरमेंट हुई, अपना 3 ईयर लॉ कोर्स किया और अपना लिटिगेशन में आ गए। अब उनका फेस क्या है, एजेड फेस है। एजेड फेस देख के ना क्लाइंट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि हाँ एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस चाहे हो चाहे ना हो। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन को देखोगे कि हाँ वो एजेड पर्सन है, और एक अगर आप 24 ईयर ओल्ड पर्सन को देखोगे, तो और एक साथ में आप 50 या 55 एक पर्सन को देखोगे, तो आप भी उन्हीं से ही कुछ पूछना चाहोगे जो एजेड पर्सन है, करेक्ट, ठीक है। तो चाहे नॉलेज उस पर्सन को ज्यादा हो। अब जैसे हम डिजिटली नॉलेज ले लें, हमारी एज के पर्सन को ज्यादा है, एजेड पर्सन को इतना नहीं होगा, ठीक है।
ये चीज तो यही सेम चीज हमने लॉ में भी देखी है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना, चाहे उनका एनरोलमेंट हमारे बाद हो, चाहे वो एडवोकेट भी हमारे बाद में बने हो, लेकिन उनके पास केसेस ज्यादा है, उनके पास लोग ज्यादा आते हैं, क्लाइंटेज ज्यादा है रिलेटेड टू मैच्योर फेस की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, हालांकि उन पे नॉलेज हो या ना हो। और अभी फिलहाल में तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ज्यादा कैपेबल और स्किल्ड है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। कोविड के बाद से तो सब कुछ ही ऑनलाइन, तो हमारा कोर्ट प्रोसेस भी मैक्सिमम ऑनलाइन हो चुका है, जिसकी नॉलेज उन लोगों को इतनी नहीं है और यंगस्टर्स को है, बट स्टिल वो वेस्ट हो रही है। उनकी मेहनत, उनकी स्किल्स, उनकी लर्निंग, अर्निंग सब वेस्ट हो रही है। तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो कॉलेजेस होते हैं या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लॉ की पढ़ाई करवा रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता जैसे सीए में तो ऐसा है ना कि आपको 2 कंप्लीट साल अगर की करनी इंटर्नशिप है करनी तो होती है। 2 साल तो आपको करना ही करना है, चाहे आपको स्टाइपेंड उसका 2000 रुपए मिले। उसमें भी लॉ में भी होती है, ठीक है, लेकिन कई कॉलेजेस हैं जो जस्ट उनको चाहिए होता है कि आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले आओ, आपने करा है नहीं करा है, वो बिल्कुल नहीं पूछते, कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। और जो रेपुटेटेड जो कॉलेजेस हैं जैसे आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये तो प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो कई, अब मैं जैसे नाम नहीं ले सकता, कई यूनिवर्सिटीज हैं वो पूछती भी नहीं है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है लॉ के लिए, लेकिन कोई जो होते हैं वो जा भी नहीं रहे हैं। हमारी नॉन में कई हैं जो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो रही है। तो एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। हाँ, क्योंकि स्किल्स तो ऑफ कोर्स इसकी तो कोर्ट रूम के अंदर जो स्किल्स डेवलप हो सकती हैं वो बाहर उसके बाहर लिए नहीं हो सकती। जो Exactly. रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं वो तो मूट कोर्ट तक भी कराते हैं कि एक कोर्ट टाइप दे दिया, जज बैठे हैं, 2 स्टूडेंट्स दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वो प्रैक्टिकल लेवल पे होना बहुत जरूरी है। कराते हैं, लेकिन जब बात आती है ना हमें रियल कोर्ट में जाके बात करने की, क्योंकि वहां मूट कोर्ट में भी क्या हो रहा है, जो हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, रियलिटी जो कोर्ट में है वो बिल्कुल अलग है और जो बुक में है वो अलग है। एक एडवोकेट पे ही डिपेंड करता है कि वो उस लॉ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने फेवर में उस लाइन को कैसे ला रहा है। कभी कोई ऐसा केस सामने आया है जो तुम्हें लग रहा है कि मॉरली इनकरेक्ट है बट फिर भी लॉ उसके फेवर में है? मेनली जो आजकल के टाइम पे चल रहा है कि जो बहुएं होती हैं पूरी फैमिली पे, कि चाहे हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हुआ है, CAW सेल में कंप्लेंट डाल दी कि भाई इसने ऐसा किया, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा किया, फादर इन लॉ ने ऐसा किया। इवन जो रिलेटिव, जो सिस्टर इन लॉ ऑलरेडी मैरिड है, किसी दूसरे स्टेट में रह रही है, उसके ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं कि हाँ इन्होंने भी ऐसा किया है, और उनके ऊपर भी FIR रजिस्टर होती है। मैट्रिमोनियल केसेस। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या ऐसा क्या होता है एग्जैक्टली? थोड़ा खुल के मुझे बताओ। हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, अब मदर इन लॉ ने कुछ बोला, समझाने की बेस पे बोला या कैसे भी बोला, तो वो एक माइंडसेट हुआ कि भाई कहीं होते हैं कि क्यों बोला इन्होंने, मेरे को क्यों बोला। तो किसी ने, किसी की मैनिपुलेशन में आना, या किसी ने इतना कन्विंस कर दिया कि हाँ भाई तू ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, तो ऐसे टाइम पे उन्होंने एक कंप्लेंट डालते हैं। CAW सेल होता है, हर एक एरिया का अपना अपना CAW सेल होता है, वहाँ पे कंप्लेंट जाती है कि आपने, जिसको हम वुमेन सेल भी कहते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स ने, जो आपके इन लॉज हैं, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, वो आप सारी चीज़ें कहीं रियल लिखते हैं, कहीं उसमें फेक एलिगेशंस भी डालते हैं। और मोस्टली जो आजकल आ रहे हैं 498A के, कि दहेज के लिए मारा जा रहा है, दहेज के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी ना हो। एक हमारे पास एक रिसेंटली केस आया कि लव मैरिज थी, 5 साल से लड़की अपने घर वालों से मिली भी नहीं थी। अच्छा, उन्होंने भाग के शादी करी थी, चंडीगढ़ में शादी करी थी, लेकिन अब जो एलिगेशंस लगा रखे हैं 498A के, जिसके अंदर सिस्टर भी है, मदर भी है और फादर भी है, लड़के के फादर इन लॉ, मतलब इन लॉज भी सारे। अच्छा, तो सबको इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड कर रखा है। ये था कि लड़के की जो फैमिली वाले थे वो एक्सेप्ट थे, उन्होंने शादी करा दी थी, लेकिन उन्होंने दहेज मांगा कब? जब लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे, तो वो दहेज देने के लिए कैसे एग्री हो सकते हैं? और आज 11 इयर्स बाद उन्होंने, लड़की ने ये एलिगेशन लगाए
कि स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसे 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 कर रहे थे। और जो मदर और फादर थे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो तो यहाँ रहते भी नहीं थे, वो रहते ही अमृतसर थे। अच्छा। ये दोनों हाँ। अपना यहाँ रहते थे, सेम कंपनी में काम करते थे, और बाद में अब एलिगेशन ये लग रहे हैं कि भाई वो मेंटली थोड़ा इल है, ऐसे है वैसे है। तो एट द FIR टाइम तो ऑफ रजिस्टर हो गई ना। अब एलिगेशन चाहे कोई भी हो कि भाई अगर उनका जो रिलेशन था ऑलरेडी 2 इयर्स का रिलेशन था, तो 2 इयर्स इनफ होते हैं किसी पर्सन को आप देखने के लिए कि हाँ ये मेंटली एबल तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट्स हमने रखे, लेकिन FIR तो उसके ऊपर हो गई। मदर भी को भी आना पड़ता है, फादर को भी आना पड़ता है, इवन सिस्टर को भी आना पड़ता है जो ऑलरेडी मैरिड है। उनकी तो पूरी लाइफ वो हो गई, खत्म हो गई एक तरीके और से। जो लड़की है वो बिल्कुल भी नहीं आती। उसकी जब एविडेंस का टाइम आएगा तब कोर्ट से समन जाएगा, एक डेट पे वो आएगी, अपना एविडेंस कराएगी, जी ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वापसी। लेकिन उसको बेल जो एविडेंस भी कहाँ है? एविडेंस भी नहीं है ना। एविडेंस एविडेंस मतलब कोर्ट को आके बताना भी ना, वो भी एक अच्छा। वो भी एक पार्ट ऑफ एविडेंस होता है। ओके। एक वुमेन कार्ड जो होता है ना, जो बेसिकली जो हमारे लॉ सिस्टम ने जो लॉज उनके लिए बनाए, जो जेन्युइनली ये सब चीजें फेस कर रही हैं, उस चीज को यूज करके वुमेन कार्ड प्ले हो रहा है आजकल, जो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। और एक ये ऑर्डर में भी था किसी कोर्ट के कि वुमेन्स हैव अ 5 पैकेजेस ऑफ केसेस, कि उनके पास वुमेन्स अगर कभी घर से बाहर निकल जाए कोई प्रॉब्लम को लेके, तो उनके पास 5 पैकेजेस हैं जिसको वो प्ले कर सकती हैं, जिसके वो केस कर सकती हैं। और लिटरली कौन से 125 मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस 498A, और अगर पेमेंट नहीं दे रहे तो मेनली एग्जीक्यूशन हो गया, और रेप के एलिगेशंस हो गए, या दूसरी फैमिली के ऊपर रेप के एलिगेशंस हो गए, और अगर डाइवोर्स तो है ही। तो आजकल काफी लोगों ने काइंड ऑफ धंधा बना लिया है, इस चीज को अपने अर्निंग का सोर्स में बना लिया है। क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि जब इतने सारे किसी फैमिली के सारे पर्सन अगर किसी केस में हो ना, किसी केस में एलेक्ट हो गए हैं, तो वो यही चाहते हैं कि यार कुछ भी दे के भाई पीछा छुड़ाओ। अभी ऑफ कैमरा भी बताया था ना शायद आपने कुछ, वो ज्यादातर झुग्गी चोपड़ी में ये सब चीजों में चल रही है वहां पे, तो ज्यादा वहाँ तो ये होता है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर आप रेप के एलिगेशंस आपने किसी पे लगाए हैं या फिर पोक्सो के एलिगेशंस लगाए हैं, तो आपको कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है वहां से भी ले लिया। अब जब एविडेंस का टाइम आता है वो आता है थोड़ा टाइम में, तो उतने टाइम में ये होता है कि सेटलमेंट कर ली पार्टीज के बीच की, ठीक है 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट उन्होंने कोट किया, हाँ ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप इस केस को खत्म कराओ। देखो ये केसेस वो हैं जो डायरेक्टली खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे 498 हो गया जो लेडीज वाला हो गया, जो वाइफ डालती है, तो वो तो हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है, लेकिन ऐसे केसेस क्वैश नहीं होते हाई कोर्ट के थ्रू। हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि अगर नीचे केस चल भी रहा है और दोनों पार्टीज अगर एग्री हो गई हैं, तो हाई कोर्ट उस FIR को क्वैश करके केस डायरेक्टली खत्म कर सकती है। अच्छा। लेकिन ऐसे केसेस को हाई कोर्ट क्वैश नहीं करती। तो इसमें वो सेटलमेंट करके विक्टिम ही हॉस्टाइल हो जाती है, विक्टिम को हॉस्टाइल कर देते हैं, स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है। जब जैसे मैंने बताया ना एविडेंस के टाइम पे वो बच्चे ने स्टेटमेंट चेंज कर दी, नहीं वो ये अंकल नहीं थे, या फिर वो लड़की ने एलिगेशन लगा दिए, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ये तो IO साहब ने मुझे बोला था, या किसी पर्सन का नाम ले दिया कि भाई मुझे किसी ने, कि वहीं पर ही पुलिस स्टेशन में जब मैं बैठी तो वहाँ कोई मेरे साथ था, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि ऐसे कर दो ताकि उनके ऊपर मेंटली टॉर्चर पड़े। तो जैसी अगर कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर कर सकती है, एक्शन ले सकती है, लेकिन कोर्ट एक्शन नहीं लेती। ठीक है, कोर्ट को भी पता होता है कि हाँ ठीक है सेटलमेंट हो गई है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो चीजें आ नहीं सकती हैं, हॉस्टाइल होगी आगे बाकी के। बट इन सब चीजों में काइंड ऑफ कोर्ट का भी तो टाइम बर्बाद हुआ ही ना, तो उसके लिए कुछ तो एक तो पनिशमेंट होनी चाहिए ना उस विक्टिम के, जो भी एलिजिड विक्टिम है। कोर्ट की पावर है, कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन जब उस पनिशमेंट के लिए जो केस चलेगा वो एक फ्रेश केस, ऑलरेडी हमारे इतने केसेस पेंडिंग है कि कोर्ट यही कहता है कि भाई कोई बात नहीं केस खत्म हो रहा है ना। बट इसकी वजह से तो और लड़कियों को शय मिल रही है ना।
एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इस जो हमारा लॉ है उसका फायदा उठाया जा रहा है, और जो जेन्युइनली इस चीज को फेस करके आ रही होती है ना, इस ट्रॉमा को फेस करके, वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो तो आती ही नहीं है सामने। जो रियल केसेस हैं वो तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। नहीं होते कि बहुत सारे 80% चांसेस है। उनको families वाले ही दबा देते हैं। उनको तो सोसाइटी दबा देती है, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स, Family पेरेंट्स दबा दबा देते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ दो, बदनामी अब होगी। इग्नोर करो, बदनामी होगी, ऐसा हो जाता है। तो जेन्युइनली तो फैक्ट आ ही नहीं रहा है हमारे सामने, मोस्ट ऑफ द सिर्फ फॉल्स है। ऐसे ही हमारे भैया हैं, उनके साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। मतलब गांव से बिलोंग करते हैं तो उनकी शादी भी गांव में ही होती है। तो फर्स्ट टाइम भी ऐसी हुआ कि लड़की आई एंड शी वाज अराउंड 19 इयर्स ओल्ड। शादी हुई, सारी चीज हुई, दिल्ली शिफ्ट हो गई, उसको पता था कि दिल्ली आना है। बट अब घर में चाहे वो काम करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज अबाउट कि एट द एंड डिवोर्स ले लिया ये बोल के कि मुझे हैप्पी नहीं रख रहा है या मैं इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये वो करके, एंड पैसे ले लिए। अल्टीमेट मोटिव था कि 10 लाख रुपए चाहिए। मेनली वो सेटलमेंट करके। हाँ। और ऐसे में ना लड़के भी यही कह रहे हैं कि यार ठीक है 10 लाख तो हम फिर कमा लेंगे, हाँ। लेकिन जो हमें मेंटली टॉर्चर होगा, वही। फिजिकली टॉर्चर होगा, और जो 10 वो जहाँ लाख हम- केस फर्स्ट टाइम तो चलेगा, कर दिया, सेकंड टाइम तो Time अभी and तक effort उनका जाएगा लटक रहा है। कितना। ये केस अभी तक चल रहा है, ये लटक ही रहा है अभी भी। शी इज डिमांडिंग द सेकंड वाइफ, वो भी अभी डिमांड ही कर रही है कि उसको भी 10 लाख चाहिए। यार वो जो उसने देख लिया और जो सुन लिया ना, तो वही माइंड में आ गया कि हाँ मैं भी ऐसा करके निकल। हाँ। और फिर हमारे पास भी एक वो ऐसी client प्रेग्नेंट थी। होना भी एक काइंड ऑफ ये था कि अगर मैं अपना मांगूंगी और बच्चा होगा तो उसका डबल मिलेगा। Double मिलेगा। वो प्रेग्नेंट होना भी वो मोटिव था उसका। हमारी हाउस हेल्प के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई, बहू आई, रही बकायदा 3 साल, 3 बच्चे हुए। नाउ शी इज डिमांडिंग 30 lakhs, 10 lakhs फॉर ईच। और जो मैं बता रही हूँ उसमें तो वो अपने वाइफ हस्बैंड के साथ ना शादी के 3 महीने भी नहीं रही। शादी को आई 7 गई। मंथ्स हुए हैं, आई फिजिकल रिलेशन खुद मेंटेन करती है, ठीक है, और और चली जाती है। 1-2 महीने जैसी जब उसे पता चला कि थोड़ा बहुत हाँ, उसके बाद से वो आफ्टर 1 मंथ ही वो चली गई कि भाई इवन ये मेरे अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट नहीं करा रही, जो इस बात पे लड़ाई करती भी है। ये थी कि मुझे उस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना जो मेरे मायके के पास है, जो मेरे मदर के घर के पास है। और उनका कहना था जो हमारे घर के पास है वहाँ ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि नियर बाय है तो जल्दी आना जाना होता कभी है। अगर इमरजेंसी हो भी तो मेन जो लड़ाई थी वो ये थी, ये इस लड़ाई के ऊपर वो आज उनका डिवोर्स केस फाइल हो रहा है। और जो फादर उसने अपने बच्चे को आज तक देखा भी नहीं। तो जज ने फेवर फाइनली जो किया वो उसी वुमेन का ही चल रहा है कि Women का ही चल वो रहा तो है, अभी तो सेटलमेंट चल चल रहा है कि वो कह रही मुझे कुछ पैसे दे दो मैं तलाक ले लूंगी। वो लड़का यंग है, वो 25-26 का है, वो भी कह रहा है हाँ Even वो ठीक है, फिर जब medical मैंने line अपने में बच्चे है। को देखा ही नहीं, मेरा बच्चे से अटैचमेंट ही नहीं, तो फिर ठीक है तू भी मुझे फ्री कर। वो मेडिकल लैब में है, हाँ लैब में है वो, मतलब कह रहा मैंने तो देखते ही बता दिया था क्योंकि उनको तो एक एक्सपीरियंस है। ओटी कह में रहा रहता है वो, ज्यादातर उसका काम ओटी का है, डिलीवरी यहाँ भी वो करता है उसने बताया, और डिलीवरी भी करता है। तो तो वो इतनी उसको भी पता था कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट हो गया, तो वो खुद ज्यादा केयर कर सकता था उनके मदर या फादर, मतलब उस फैमिली की तरफ से, लेकिन वो लड़की नहीं मानी और एट द एंड उसकी डिमांड यही थी कि पैसे मुझे दो पैसे और डाइवोर्स दो। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट होता है जो बेसिकली अभी अब्रॉड में होता है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे 1 नेशन 1 लॉ है। हाँ। यहाँ पर अभी वो नहीं है, 1 नेशन 1 लॉ नहीं है, सबके अलग अलग हैं बोर्ड्स, अलग अलग लॉज बने, मुस्लिम लॉ, इस्लाम लॉ, ये सब अलग अलग चल रहा है। हिंदुओं का भी अलग बनाने की कोशिश की जा रही है, वट एवर। तो प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर अगर बाद में कोई शादी के बाद लड़की अगर बोलती है कि नहीं मुझे इसकी वेल्थ में हिस्सेदारी चाहिए, तो उसमें नहीं होती है क्योंकि पहले एग्रीमेंट हो चुका है। वट एवर हैपन्स, जैसे मॉडर्न लॉ में हो गया, इस्लामिक लॉ में भी तो महर फिक्स होती है शादी से पहले ही, कि अगर अलग होते भी है तो वो महर का अमाउंट ही मिलेगा। हाँ, मतलब पहले से एग्रीमेंट में लिखा होता है। हाँ वो जो मुस्लिम्स में मोस्टली यही होता है, मुस्लिम के आप कोई डिवोर्स केसेस या फिर ये केसेस नहीं ज्यादा नहीं ये देखेंगे, इन्हीं में ही होते हैं, हिंदू में या फिर अदर कास्ट में। मुस्लिम्स का तो जो डिवोर्स भी होता है ना, वो भी नोटराइज्ड पेपर पे हो जाता है कि हाँ मैंने अपना महर वापसी कर दिया अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। ये महर क्या होता है मुझे थोड़ा महर जैसे हम वो कहते हैं ना दहेज, हिंदू में दहेज होता है कि ये अमाउंट दिया, और उसमें तो ये होता है कि अमाउंट फिक्स होता है कि हाँ अगर किसी लड़की की शादी करानी है तो भाई 10 लाख महर फिक्स।
कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है इनके marriage बीच होती में, है। जो लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं महर Okay. फिक्स, कि जब तक साथ रह रही है तब तक तो ठीक है, तब तक उसका तेरा वो कोई मतलब तलाक होते ही फिर वो हमें वापस वो वापस चाहिए अमाउंट। कई होते हैं कि ठीक है महर ऑलरेडी लिख देते हैं कि एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स की महर वापसी नहीं लेना या अच्छा। लेना है, क्या करना है, अच्छा। वो उसी तू फार बेटर है यार। हाँ, कई बार लड़की कहती है कि नहीं, क्लैरिटी मुझे है, कुछ नहीं सही चाहिए। बात है, क्लैरिटी तो है। एटलीस्ट क्लैरिटी है। क्योंकि पहले से पता बाकी है। बाकी उसमें तो प्रीनम का, जैसे मैं पढ़ भी रही थी तो उसमें तो यही लिखा था कि हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग तो सीधा ही बोल देते हैं कि आप सोच भी कैसे सकते हो कि हाँ। मैरिज एंड हो जाएगी, हाँ। इसीलिए प्रीनअप नहीं करना। हाँ, तो इंडिया में वो अलाउ ही नहीं हो रहा है, बट मुझे सबसे सेफ, लड़की के लिए भी वो सेफ है, लड़के के लिए भी सेफ है। कोई ऐसा इंडिया में लॉ दिखा है, नोटिस हुआ है, जिसको देख के पर्सनली आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर एक ऐसा लॉ जो लगे कि यार ये होना चाहिए था, सामने अनफेयर होता हुआ दिख रहा है? लड़कों के लिए लॉ होने बहुत जरूरी है। लड़कों के लिए, लड़कों के फेवर में कोई भी लॉ नहीं है। अच्छा। रेप के एलिगेशंस मेनली पता क्यों लगते हैं? अगर मेनली तो कंसेंशुअल होते हैं, फिजिकल रिलेशन कंसेंशुअल होते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, रिलेशन में आते हैं। लड़के ने मना कर दिया कि भाई हमारी ट्यूनिंग नहीं आ रही, जब फिजिकल रिलेशन मेंटेन करा तब तो ठीक है, अपनी मर्जी से हो रहा था। लेकिन जैसे ही लड़के ने बोला कि अब हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, या कोई भी रीजन उसने दिया कि अब शादी नहीं हो सकती, तो तब भी लड़की, मोस्टली यही केसेस देखे गए हैं कि लड़की ने रेप के एलिगेशंस डाल दिए। ये तो वो एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लड़के ने कोई एक्सक्यूज दिया, तो इवन तो अगर कोई लड़की भी कोई एक्सक्यूज दे रही है ना, तब भी उसके पास राइट अब है कि वो लड़की लड़के ने- को ही फंसाएगी। अब लड़की ने कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती, मैं किसी और को लाइक करने लगी हूँ, या मेरे को इसके साथ रहना है। तो ऐसे में अगर लड़का बोले कि मेरे टाइम से इतने साथ था, और अगर लड़के ने ज्यादा प्रेशराइज करा कि नहीं मेरे साथ ही रहा, तो वो तब भी कि भाई प्रेशर कर रहा है, अब मैं इतने टाइम से मेरे को असॉल्ट कर रहा था, ये सब है, और इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी जबरदस्ती बनाया, तो मेरा रेप किया। तो लड़कों के लिए तो कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं है। उसके लेकर के मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए, दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि बट जैसे कोई ये जैसे- केस डाल देता है लड़की एक लड़के पे इस चीज का कि मेरा तो रेप ही हुआ है भाई इस रिलेशनशिप में, तो उसके बाद लड़के को क्या सजा देती है कोर्ट? डायरेक्ट जेल कन्विक्शन होती है, पहले जेल ही होती है। मतलब अगर जैसी एफआईआर रजिस्टर हुई, हाँ। तो आईओ सबसे पहले अरेस्ट ही लेता है। इवन जैसे जो दूसरे ऑफेंसेस होते हैं, तो उनमें तो 41A का नोटिस भी देती है कि हाँ आप इस केस में आपको बुक किया गया है, आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो आके एक बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। लेकिन इन केसेस में इवन कोर्ट बताती भी नहीं है, आईओ बताते भी नहीं है, पुलिस बताती भी नहीं है कि आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि जी आपके ऊपर एक कंप्लेन आई है, एक बार आ जाओ, या आप कहाँ हो, हम आ जाते हैं, डायरेक्टली अरेस्ट। अच्छा, एंड कितने टाइम के लिए? अब वो तो डिपेंड करता है कि क्या एलिगेशन है, क्या आईओ को रिक्वायरमेंट है रिकवर करने की। अगर सारी चीजें, जैसे कि लड़की कह रही है कि मेरे ऑब्सीन जो फोटोज हैं वो इसके फोन में है, तो फोन रिकवर करना है। फोन अब जब तक रिकवर नहीं होगा, वो बताएगा नहीं तब तक, कि ये एक ग्राउंड हो जाएगा बेल ना मिलने का। अच्छा। कहीं होते हैं चार्जशीट फाइल करने से पहले, चार्जशीट का 3 महीने का टाइम होता है कि भाई अगर ये बाहर आया तो ये एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकता है या चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसको जेल में रहना जरूरी है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी। तो मतलब मिनिमम 3 मंथ्स तो चला ही जाता 3 मंथ्स तो चला ही जाता है। लेकिन अगर लड़के के पास अच्छा ग्राउंड है तो 15 डेज 20 डेज विद इन अ मंथ भी कईयों को बेल हमने करवाई है। कईयों की एंटिसिपेटरी भी ली है जिनके पास बहुत अच्छे प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो 1% ही चांस होता है दे, हाई कोर्ट ही देता है। बट इन्वेस्टिगेशन पहले क्यों नहीं करते इन किसी भी चीज में? इन्वेस्टिगेशन अगर वो पहले करने लगेंगे तो एक पता चल गया कि हाँ ये आईओ, ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है, तो हो सकता है जो एविडेंस है उनको वो रिमूव कर दे, मैनिपुलेट कर टेम्पर कर दें। हाँ, कर दें। यस, मेरा ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है। डू यू थिंक कि जुडिशरी के अंदर गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, कुछ चीजों को ठीक करने की, और अगर है तो कौन से ऐसी 3-4 चीजें हैं जहां पर किया जा सकता है? लॉज की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ हाँ। जुडिशरी को इन जनरल फंक्शन करने की। जो अब हमारे Hearing न्यू को- न्यू लॉज आए हैं, हाँ। उसमें ये चीज करी है कि कोई भी केस को विद इन 3 years जो है उसको खत्म करो, कि जल्द से जल्द उसको अच्छा, एंड पे लेके आओ। टैट दिया है, मतलब टर्न अराउंड टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर अंदर। दिया है। हाँ। ऐसी पुलिस ऑफिसर्स के भी जो कहीं जैसे 498A के मैंने आपको बताया, या फिर और कोई भी है कि चार्जशीट फाइल करने में 3 महीने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि भाई 90 डेज और चाहिए मुझे, 120 डेज और चाहिए, कोर्ट से अलाउ करा लिया 4 महीने के लिए फिर अंदर, तो उसमें भी एक टाइम पीरियड
फिक्स कर दिया कि हाँ इतने टाइम में जो है चार्जशीट फाइल करनी है, अच्छा, आप ये फाइल कर दो, और अगर और कोई आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें आप सप्लीमेंटरी फाइल करो। और क्या क्या चेंजेस हैं इस नए लीगल सिस्टम? अच्छा, ये अप्लाई कब से हो रहा है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। 1 जुलाई से हो रहा है। और अगर आपकी 30 जून को रात में अगर 11:59 पे भी कोई ऑफेंस हुआ और कोई कंप्लेन आई है ना, तो वो भी प्रीवियस आईपीसी के सेक्शंस उसमें लगेंगे, प्रीवियस लॉ उसमें प्रीवियस लॉ इम्प्लीमेंट होगा। ओके, 12 AM से स्टार्ट हो जाएगा नया लॉ। एम से स्टार्ट। और दोनों ही लॉ हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने केसेस हैं वो पुराने लॉ से ही पुराने लॉ से चलेंगे, चलेंगे। और जो अब जो नए आएंगे वो नए लॉ से चलेंगे। ओके। ये तो लॉयर्स के लिए और सिलेबस बढ़ गया मतलब। सिलेबस तो बढ़ गया, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस 20-25 साल पुरानी हो चुकी है, जिसको हम नॉर्मल पर्सन उनको को भी बहुत पता दिक्कत है आने वाली कि है। भाई मर्डर हो गया तो 302 लगेगा, अब वो 302 है ही नहीं, अब वो 100 समथिंग बन चुका है। दोबारा से पढ़ाई। दोबारा से अब पढ़ाई तो चालू हो चुकी है, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स और बल्कि जजेस lawyers वगैरह, को तो इन सब की ट्रेनिंग भी हो रही है। जजेस की ट्रेनिंग हो रही है, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन लॉयर्स को खुद हमारी पढ़ना कोई है। ट्रेनिंग नहीं है। हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। कितने टाइम लॉ प्रैक्टिस करने के बाद जज का ऐसा होता है कि आप हो सकते हैं? आफ्टर 5 year ऑफ LLB आप MM के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते और जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 5 year का कॉलेज कंप्लीट करके आ रहे हैं उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो एक कोर्ट में जो एडवोकेट या एक पर्सन अपीयर हो रहा है उसके पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्टली जब अगर कोर्ट उस पोजीशन पे आ जाते हैं MM की या कोई भी हायर पोजीशन पे, तो वो लोग उसको उस तरीके से नहीं हैंडल कर पाते जिस तरीके से एक एक्सपीरियंस पर्सन कर पाएगा। मेनली मुझे ऐसा एनालाइज लगता है। नहीं करते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग के, अब आप भी ये देखो कि कोई भी पर्सन एक फ्रेशर आया है, ठीक है, उसको कोर्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट उसने थ्योरी नॉलेज ले रखी है, तो वो अब जब सामने जो दो पर्सन जिनको मैनिपुलेशन इतना अच्छे से करना आता है या अपने बात को कन्वे करना इतना अच्छे से आता है, 2 एडवोकेट्स, तो उनके से रिलेटेड, और जो जज का लेवल है, जो जज बने हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी, एक उनका लेवल, जो भैया 15 साल या 20 साल के एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका है, जो जिसकी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी होगी, वो कहाँ से, अगर उन्होंने किसी गलत चीज पे भी कन्विंस करके ऑर्डर करवा लिया, तो ये तो इनजस्टिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में। पहले था कि कुछ ईयर की प्रैक्टिस पहले आपकी 3 ईयर की कंपलसरी है, प्रैक्टिस जो थी वो कंपलसरी वो थी। मुझे मैंने भी मेरे ख्याल से यही सुना है अभी तक, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें फॉर्चुनेटली मैंने देखी नहीं है, बट जो मूवीज वगैरह में जिस तरीके का होता है कि आपको 10 साल तक मिनिमम लॉ प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद आप जज के लिए जा सकते हो, अगर वो हायर जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए होता है वो। जैसे हाई कोर्ट वगैरह के लिए मेनली, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी देना है ADJ और ASJ हायर जुड, तब आपको 5 ईयर की प्रैक्टिस कंपलसरी है। अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो तो मिनिमम 10 साल का, वो अभी भी है ही, है ना? है। लेकिन स्टार्टिंग जो हमारे लोअर जुडिशरी है, सबसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं MM, CMM, फिर ADJ, ASJ, फिर DJ, फिर इसके बाद हाई कोर्ट आता है। तो ये ऊपर का तो ठीक है, इनमें प्रैक्टिस मांगी है, लेकिन मेन जो चार्जशीट भी फाइल होती है ना, वो नीचे होती है MM के पास, वो लोअर से ही अपर में लोअर जाता से ही है। जाती है, चाहे वो कोई भी केस हो, आपका सबसे पहले जो फर्स्ट डेट लगेगी वो MM पे लगेगी। मतलब MM पे अगर किसी इंसान के हाथ में, किसी ऐसे इंसान के हाथ में जिसको नहीं पता है, उसके हाथ में अगर पावर आ गई तो वो बहुत सारी चीजें खराब कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर तक ही नहीं पहुंचने देगा। यस, उनकी ट्रेनिंग पीरियड भी चलते हैं जजेस के, कि उनको बिठाया जाता है, जो ऑलरेडी जजेस हैं उनके साथ उनको बिठाया जाता है, पूरा दिन एनालाइज कराया जाता है। लेकिन हमें लगता है कि वो बात ठीक है, एनालाइज करा रहे हैं, लेकिन जब तक किसी चीज को आप खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज में परफेक्शन नहीं आपको आई। अगर कोई लॉयर भी है जिसने प्रैक्टिस किया काफी टाइम तक एडवोकेसी में, तो उसको पता है कि कैसा इंसान किस तरीके का होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही होती है, सच झूठ क्या होता है, वो क्या डिफेंड कर पा रहा है, सब कुछ पता है, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। अब हमारी प्रैक्टिस में हमें ये पता चल चुका है कि हाँ, किसी पर्सन को देख के इतना परफेक्ट भी नहीं कह सकते खुद को, लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है, इसने जो स्टोरी बताई है इसमें कुछ मिसिंग है। लेकिन यही अगर हम कहें कि कोई एजेड पर्सन आ गया जो लॉयर भी बना है, एडवोकेट बना है, उसको केस दे दिया, उसके लिए तो क्या है कि हाँ ठीक है, अपनी कहानी बताइए, यही कहानी होगी क्योंकि उसने मुझे यही बताई, क्योंकि उसने जो पहले लाइफ जी है ना, वो एक नॉर्मल लाइफ जी है, एक
कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कोई है। एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। स्टार्टिंग यही है, 12th पास करी, अपना लॉ में ही रहे, उसी की पढ़ाई करी, फिर प्रैक्टिस भी वही करी। जो जिसका प्रोफेशन ही सिर्फ यही है ना, वो तो है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई अपनी ऐसे ऑर्डर्स में कहा है कि कई एडवोकेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं। मतलब पहले प्रॉपर्टी डीलिंग प्रॉपर्टी करते थे। डीलर्स भी थे, अच्छा। ऑलरेडी ग्रेजुएट होते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि हाँ। कई जो कॉलेजेस हैं वो करवा देते हैं ओपनली भी करवाई रही है कि LLB करा लिया, ओपन से घर बैठे बैठे मतलब। प्रेजेंस मार्क हो गई या नहीं, बस पेपर देने के लिए। ओके ओके ओके। देखो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं किसी, नहीं करो क्या। अरे यूनिवर्सिटी का नाम हमें भी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। हमारे खुद नोन में ऐसे हैं जो अभी 2 साल पहले कहीं और जगह जॉब कर रहे थे, अब उनके पास डिग्री है जो 3 साल की होनी चाहिए, वो 2 साल में उन्होंने ऑलरेडी ले रखी है। वो पेपर देने गए नाम के, जस्ट पासिंग मार्क्स, यहाँ आके अपने एनरोलमेंट कराया, फेस से वो एजेड है ही। उन्होंने क्या करा कि वो जो 2 साल था ना, हमने जो 2 साल गए, हम गए कॉलेज, हम अपने पढ़ाई करी, उस 2 साल में उन्होंने खुद को शो कर दिया एडवोकेट। एक सीनियर अब देख लिया कि हाँ ये सीनियर बेस्ट है, मैं अपना केस इनके साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके कि जो भी शेयरिंग होगा उस बेसिस पे कर देंगे। उन लोगों उस को बस क्लाइंट को अपना फेस दिखा हाँ। के उनके साथ कोऑर्डिनेट कराया, केस आप लड़ो, क्लाइंट मेरा। 2 साल बाद जब मेरी होगी, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है क्लाइंटेज अगर आपको करनी है तो। लेकिन एक फ्रेशर के लिए क्या होता है कि भाई पहले पढ़ाई करके आए, फिर 4 बजे लर्निंग तक कर तो रहे हैं। फिर लर्निंग भी साथ साथ हो रही है, क्लाइंटेज भी अब हम बनाएंगे। क्योंकि जब हम कॉलेज टाइम में हैं तो क्लाइंटेज तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को क्या चाहिए कि यार सुबह कॉलेज आए, शाम को चलो फ्रेंड्स के साथ कहीं चलते हैं। लेकिन जो एजेड पर्सन होते हैं या फिर जो ऑलरेडी कहीं से स्विच करके आए होते हैं, वो तो एक्चुअली फ्री हैं, उनके पास उनका काम खत्म अर्निंग हो चुका उन्होंने है। कर ली, सेटल वो हो गए हैं। अब तो उन्हें बस एक अपना नाम बनाना है और एक ये सुना है कि जी एडवोकेसी में अच्छा पैसा है, तो वो अपनी फेस वैल्यू के बेसिस पे वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते। काफी अनफेयर। ये रियलिटी है, ये एडवोकेसी की रियलिटी है, लिटिगेशन की रियलिटी है। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब इसको हटाने के लिए या उसके लिए क्या? हायर पावर्स जो है वो वर्क तो कर रही हैं, वेरिफिकेशंस निकाली हैं ऑनलाइन। अब कई एक हमारे ही द्वारका कोर्ट के ऐसे एडवोकेट थे जिनकी 25 इयर्स की प्रैक्टिस थी, लेकिन अब जब वेरीफाई हुआ तो उनकी डिग्री नकली निकली। 25 साल से कितने केसेस उठाए होंगे, क्या क्या किया होगा? Then उसके बाद कुछ हुआ? हाँ उन पे एक्शन उनका बस हुआ। एक्शन हुआ, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया। उनके ऊपर एक्शन होगा ना, उन्होंने जितने केसेस उठाए उनका हाँ, क्या? वो फिर तो सब- ठीक है, सबसे बट ज्यादा होना तो unfair चाहिए ना, होगा कुछ तो स्ट्रांग हो, सो दैट औरों को भी सीख मिले। ये तो यार मैं शायद हो गए इस बात को 15-20 दिन हो गए। मैं कैब बुक की थी, तो कैब ड्राइवर से मैं नॉर्मली मेरी आदत है बात करते रहने की, तो मैं बातें करता रहता हूँ ड्राइवर से भी। तो वो बता रहा था कि वो भी LLB ही कर रहा था। मैं कहा कौन से कॉलेज से? अरे यूपी से चल रही है। मैं कहा कैसे अप डाउन करते हो? नहीं वहां पे बस एग्जाम देने जाना होता, बीच बीच में कभी वो भी नहीं जाना होता। और मैं LLB BA BCom समझ में आता है, LLB आप कर रहे हो। BBA के लिए भी 75% अटेंडेंस चाहिए। हाँ। तो वो भी अगर कोई कर रहा हो चलो ठीक है कि एक नॉर्मल कोर्स है, लेकिन जब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आ जाती है ना, उसमें जब ऐसे अनएथिकल चीजें हो रही हो तो तब थोड़ा सा हमारे फ्यूचर के लिए लेके हमें होता है कि यार हम खुद गुड प्रोफेशन में है कि नहीं। सही बात है। इसका थोड़ा सा हटके मेरे दिमाग में एक कुछ आया है क्वेश्चन, ठीक है, बताना मुझे इसमें क्या हो सकता है। बहुत सारी, जैसे अभी मुस्कान ने भी बोला कि जैसा दिखता है वही बिकता है ना? तो एक लॉयर के लिए व्हाट डू यू थिंक, जो जैसे आपने शुरुआत में भी बात करी कि बहुत सारे ऐसे हाईएस्ट पेइंग लॉयर है जिनकी 18 लाख 22 लाख 25 लाख भी वो फीस है, कुछ ऐसे 1000-2000 जिनकी कंसल्टेंसी फीस भी 5 लाख है। हाँ, व्हाट डू यू थिंक द मेजर डिफरेंस, कि कोई है जो सेम उसी काम का 25 लाख चार्ज कर रहा है और कोई है जो उसी काम को 2500 या 2000 में करना पड़ता मेनली तो देखो एक्सपीरियंस का ही, जितना जो सारा खेल है ना एडवोकेसी में, लिटिगेशन में, सारा एक्सपीरियंस का खेल है। अब जो जिनकी हम बात कर रहे हो कि कपिल सिब्बल जी जैसे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी बने हैं ऑलरेडी, वो पहले भी इलेक्शंस वगैरह लड़ चुके हैं, तो एक वो वाली फेस वैल्यू भी है उनकी। एक मेन हो गया सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है, एक
लोगों की इंडियन मेंटालिटी में ये है, प्रेसिडेंट है तो अच्छा है और जल्दी काम कराएगा, चाहे वो नॉर्मल एडवोकेट वो काम उनसे जल्दी करा सके और कम फीस में करा सके। इमेज भी वैसी इमेज वैसी बन चुकी है। पोर्ट्रे की है। हाँ। कहीं पे भी ना हमारी फीस डिफाइंड नहीं है कि एक एडवोकेट है तो इस केस का इतना चार्ज करेगा। तो बेसिकली वो फिर हमारे एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड कर जाता है कि जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा चार्जेस बढ़ते जाएंगे, हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेनली जितने भी लिटिगेशन चल रही है ना, सारी रेफरेंस से चल रही है, डायरेक्ट आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि इतने फेक ऐसे केसेस भी हो रखे हैं कि भाई इस एडवोकेट ने कोई एडवोकेट मिला, उसने पैसे लिए, अब वो फोन नहीं पिक कर रहा, उठा। तो सब यही चाहते हैं कि यार किसी के रेफरेंस से जाओ, ताकि अगर कोई वो हमारी ना सुने तो हम उस पर्सन को बोल सके कि यार तूने जो एडवोकेट रेफर किया था ना, वो ये हमारा ये काम नहीं कर। तो एक नया तो every पर्सन person- कैसे जैसे नया नया है जो बिल्कुल ही फ्रेशर है एंड नाउ वो उतर रहा है अपना तो वो अपने फर्स्ट केसेस में रेफरेंस के लिए कैसे हो जाए? उसको सबसे पहले अपने सीनियर को, जैसे मैंने बताया ना कि सीनियर को रिप्रेजेंट सबसे पहले स्टार्टिंग में एक शुरुआत यंगस्टर करता ही करता है कि हाँ जी ये मेरे सीनियर हैं, मैं इनके साथ मिल के कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी पर्सन आपको तभी केस देगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन कल ही एडवोकेट बना है, तो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तेरे पास एक्सपीरियंस के लिए क्या है, आप उस पर्सन से ये, उस एडवोकेट से ये पूछोगे तो वो ये शो करेगा मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस के लिए मेरा सीनियर है जिसकी ऑलरेडी 15 ईयर्स की 20 ईयर्स की प्रैक्टिस है। तो उसके बेसिस पे आएगी क्लाइंट एज। और उस केस में जब आप अपनी प्रेजेंस शो करोगे कि सीनियर्स तो मेनली आर्ग्यूमेंट्स पे या एविडेंस की क्रॉस पे जाते हैं, मेनली जो बाकी मिसलिनियस वर्क ना सारे जूनियर्स हैंडल करते हैं। तो वो बेसिकली आपकी वहां से अर्निंग और लर्निंग दोनों शुरू हो जाती है। बट यही है कि हाँ ग्रोथ स्लो होती है इस फील्ड में। स्लो भी मैं नहीं कह सकती, बहुत स्लो होती है, लेकिन टाइम का ही रोल है। हाँ टाइम का ही रोल है, सारा रोल ही टाइम का है कि आपके जितने आप दिख रहे हो मैच्योर चेहरे से 10 साल 20 साल उतने ही ज्यादा आपके पास क्लाइंट बेस बनेगा। और एक अर्निंग में एक यही MBA या BBA वाला जो जैसे हमारी एज 26 है, 26-27 है, इस टाइम पे MBA BBA वाले अराउंड 1 लाख 1.5 लाख इजिली कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, इतना अर्न कर रहे होंगे। लेकिन हमें नहीं पता हमें किस मंथ हमारा कुछ भी नहीं आया, किस मंथ कितना ज्यादा आ गया। तो एक स्टार्टिंग एडवोकेट्स के लिए अनसर्टेनिटी कुछ फिक्स नहीं है। अभी तक फेक रेप केसेस के ऊपर हमने काफी बात करी, बट मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। ये जो इंडिया में रेप्स होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फेक रेप जो भी है रेप को लेकर के स्ट्रॉन्ग लॉस तो बना लिए कि फेक रेप केसेस भी इतने ज्यादा बढ़ गए, लड़कियां एक्सप्लॉइटेशन भी करने लगी काफी सारी। इसके बावजूद फिर भी रेप्स होते हैं, और रेप्स होने के बाद भी काफी सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बच जाते हैं, या मतलब मोलेस्ट करने के बाद या एक्सप्लॉइट करने के बाद भी साफ साफ निकल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ साल की सजा होती है। मैंने यहाँ तक आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं कि सजा काट के आए दोबारा से फिर उसी लड़की का दोबारा रेप किया। हाँ। ये भी इवन हमने जब सर्वे भी किया, अभी रिसेंटली हम मॉल में गए हैं, हमने सर्वे किया वीडियो तो प्रिपेयर करने के लिए हमने किया था। बहुत सारे लड़कियों ने ये तक बोला, बहुत सारे लोगों ने ये तक बोला कि ऐसा भी उन्होंने देखा है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं इस केस में वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ जेल के एनवायरनमेंट में कि बैठे बैठे रोटी मिल रही है, तो सब कुछ मिल ही रहा है, लाइफ तो चल ही रही है, तो फिर ठीक है, और बाहर जाके वापस क्रिमिनल बन जाओ, वापस एक आध बारी आ जाओ, तुम्हारी सजा के साल कंप्लीट हो गए। तो कुछ पर्सन्स तो ऐसे हैं जो अपनी कस्टडी को ना बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे पास भी काफी ऐसे केसेस सेटलमेंट कर ली कि हाँ भाई मेरे को ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैसे ना कैसे फैमिली जो है वो अंदर काम भी होता है तो अपना काम भी किया, साथ साथ अर्निंग भी करी। अच्छा, उसी के साथ ही जेल में ही हाँ जेल में काम का एटमॉस्फेयर, जेल में अब बिस्कुट्स बनते हैं, चादर बनती हैं, ये सब वो सारी चीजें। इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो जो एसीज वगैरह होते हैं उनकी रिपेयर करता है, जो इंजीनियर्स वगैरह जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं उनको कंप्यूटर हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है, तो उनसे काम कराया जाता है। तो ये जो सेकंड चांस वाला जो सिस्टम है बेसिकली हमारे इंडिया के उसमें कि सेकंड चांस दो, एक क्रिमिनल को सुधरने का मौका दे दो, तो इसकी वजह से कुछ ज्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं जो ऐसे वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग एक्शन देखो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि 90% ना फेक है,
रेप केसेस ही फेक है, जो कंसर्न से हुए हैं। तो जुडिशियल सिस्टम भी इतना ज्यादा वो कंफ्यूज्ड है कि वो जैसे आप बता रहे हो कि प्रॉपर एक पनिशमेंट दे ही नहीं सकते, कि उनको भी कहीं ना कहीं एक माइंड में रहता है कि क्योंकि जैसे किसी लड़की ने अपनी चीज रिप्रेजेंट करी, तो लेकिन वो लड़का भी कहीं ना कहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो वो प्रूफ लाएगा ना। पूरे केस में जो केस 3 साल 4 साल चला, वो कुछ ना कुछ तो उसने दिया होगा जो जज के माइंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करेगा। तो इसी बेसिस पे अगर कन्विक्शन होती भी है तो वो 10 इयर्स की ही देते हैं। नहीं, बट ये तो वो है जहाँ पर मतलब आप एलिगेशन है सिर्फ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर कॉन्क्रीट प्रूफ है, जहाँ पर मान लो या तो लड़के जैसे ने ही निर्भया कन्फेस कर कांड लिया था। कि हाँ ये हुआ, जो निर्भया कांड था दैट वाज वेरी पब्लिक नो, हाँ तो वो तो सबको पता था, बट उसमें भी एक बच्चा उसमें से अंडर एज था। तो उसके लिए क्या है कि आप जुवेनाइल की सजा काट लो, दैट्स इट। और जिसके मेंटली इलनेस है, ये कई लोग होते हैं मेंटली इस चीज को लेकर होते हैं, इसलिए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी वहां पर जाते हैं, है ना। तो उनके केस में भी तो फिर ये तो गलत ही है ना, जो मेंटली इल ऑलरेडी है वो बाहर जाके वापस यही करेगा। देखो जो जुवेनाइल से रिलेटेड है ना, वो तो हमारा लॉ ही अलग है कि उसने कोई भी ऑफेंस किया हो। जैसे अब हमारा पुणे पोर्च कार्स का जो एक्सीडेंट केस है, अब उसी में देख लो कि उसने 2 पर्सन की डेथ हो गई है, लेकिन उसको जो बेल मिल गई थी वो विदिन 24 आवर्स मिल गई थी। ऐसे लिखवाया जा रहा था, ऊपर से ऐसे लिखवा रहे ऐसे हैं। लिखवाया गया उससे कि अब ये देखो ना कि अगर कोई पर्सन वैसे प्रूफ हो जाए कि अगर उसने मर्डर किया है तो तब उसको कितनी 10 इयर्स की पनिशमेंट है, लेकिन अगर जुवेनाइल का हो रहा है तो उसको एक ऐसे लिखवा के छोड़ दिया गया। लूप होल है ये लूप होल है ये। लेकिन जुवेनाइल से रिलेटेड जो लॉ है वो जुवेनाइल की कोर्ट्स भी अलग है, नॉर्मल कोर्ट्स में होता ही नहीं है। कोर्ट का ये कहना है कि कई बार बच्चों को अपनी ही बातों में ला कर इन्फ्लुएंस करके उनसे ये चीज करवाई जाती है, इसलिए वो लोग स्ट्रिक्ट रूल उसके लिए नहीं बना सकते। कई ऐसे रैकेट्स भी पकड़े गए हैं कि जिसमें जुवेनाइल्स को रख लिया अपने पास, उनको खाना वाना ये सब दिया, अंदर जेल में भी पता है कि हाँ भाई अंदर भी तेरी अच्छे से सेवा होगी, हाँ। खातिरदारी होगी, और बाहर तो तेरे घर वालों का हम देख ही रहे हैं। तूने जाके इसका मर्डर करना है, इसके साथ ये करना है वो करना है। बिलो 18 होते हैं ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, हाँ, बेसिकली वो खासकर ये है। करके ये काम कर रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है, उनका बच्चा भी जहाँ पे भी है उसका भी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, उन्हें घर से बेटर कंडीशन जेल में मिल रही है। मिल रही है। तो वो लोग इसलिए फिर अपने बच्चों को भी भेजते हैं कि हाँ नहीं ठीक है तुम जाओ इस चीज में घुसो, क्योंकि जेल में पढ़ाया भी जाता है। वहाँ अगर आप ज्यादा छोटे हो तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया जाता है, लेकिन आपको पता है कि हाँ मैं यहाँ तो आ गया, क्या एक फोन ही तो नहीं होता, फ्रेंड्स वही होते हैं, वहीं अंदर बन जाते हैं, ठीक है, उनका लेवल वही हो जाता है कि हाँ भाई मुझे इसके थ्रू भेजा हुआ है, क्योंकि इनकी एक पूरी प्रॉपर गैंग जाती है। अब कोई एक पर्सन को तो भेजता नहीं है, एक बच्चे को तो भेजेगा नहीं, वो एक प्रॉपर गैंग बनवा के कि हाँ भाई तू ये ऑफेंस कर, हमारे ऑलरेडी ये पर्सन अंदर हैं, ये तुम्हारी प्रॉपर हेल्प करेंगे, ये मिलेंगे वहां पर तुम्हें। ये हमने सर्वे जब किया था उसके अंदर भी ये बात हुई थी ना, हमने जो सर्वे किया था उसके अंदर भी तो ये बात छिड़ी थी, इस चीज को लेके बोला था उन्होंने कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है, ज्यादातर ये चीजें जो करते हैं अर्बन के बहुत कम मिलेंगे, रूरल के बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशंस ही इतनी बदतर है, उन्हें लगता है कि इससे बेटर ये ही ज्यादा बेटर है। तो इसमें तो चेंजेस सबसे ज्यादा यही होने चाहिए ना कि हार्श पनिशमेंट्स, जुवेनाइल से रिलेटेड हार्श पनिशमेंट से ज्यादा अगर एक अच्छी एजुकेशन अच्छी लाइफ उन लोगों को देना ना, यहाँ गवर्नमेंट उनके लिए प्रोवाइड करे, तो हो सकता है वो लोगों का कुछ % कम हो जाए इन सब केसेस में इन्वॉल्वमेंट। क्या लगता है एजुकेशन का लेना देना है रेप केसेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एक जैसे आप अभी भी देखोगे कि अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जो पुराने थे वो हमारा साइंस में जैसे 8th क्लास में वो चैप्टर 8 थे, अपनी 10 था, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको किस तरीके से देखा जाता था। तो वो जब तक वो मेंटालिटी चेंज नहीं होगी ना कि हाँ ये चीजें नॉर्मल है, वो तब तक वो चीजें करेक्ट होंगी ही नहीं। तो वो एजुकेशन अगर वो प्रॉपर मिलेगी कि हाँ ये नॉर्मल है, कि हर जो गर्ल है वो ही ऐसी दिखती है, या जो हर बॉय है वो ऐसा ही दिखता है, तो तब जब तक उनके लिए वो चीजें नॉर्मल नहीं होंगी ना, तब तक ये चीजें होना बंद
नहीं होगी। कई बार तो ऐसा भी मुझे लगता है कि ये हमारे फैमिली से भी बच्चों को, मतलब कि उनकी फैमिली से भी बच्चों को इस चीज़ का इनकरेजमेंट मिलता है, जो शुरू से रोकना टोकना मूवीज के लिए या बाहर आने जाने से। कई फैमिलीज में लड़कियों को लड़कों से बात नहीं करने देनी, लड़कों को लड़कियों से बात नहीं करने देनी, तो उनके अंदर जो एनकरेजमेंट आती है ना, क्यों रोका जाता है, क्या है ऐसा, और ये चीज क्या है, वो उसको सर्च करने के लिए जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो वो गलत जगह पे चले जाते हैं। और यही चीज अगर उनको घर से ही अगर समझाई जाए, हाँ ये करो पर ठीक है, ये करो ये गलत है, तो शायद से ये ना भी हो। एज ए सोसाइटी में कुछ चेंजेस, और एज अ मतलब एजुकेशन, वो तो मस्ट है। एजुकेशन और सोसाइटी और अभी तक अब जो बात हुई वो एलिगेशंस के बेसिस पे बात हुई कि एलिगेशन हुआ और उसके बाद जेल में डाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रूफ हो जाता है, वहां पर हार्श कुछ होना चाहिए या होना वहाँ चाहिए। पे 10 ईयर की देखो पनिशमेंट तो है, इससे ज्यादा ये नहीं लगता कि काफी कम बढ़ना है? चाहिए। मतलब इसमें कुछ और होना क्या चाहिए ही जिससे है डरे, ये? एटलीस्ट फियर। फियर वाली चीज ना इंडिया में नहीं आ सकती, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। नहीं सही में हाँ, कैसे? हमारे जो राइट्स हैं उनको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। नहीं, वो तो है, बट अगर किसी ने क्राइम किया है, जैसे फांसी की सजा भी तो होती है ना? वो अब इस केस में भी देखो कितने टाइम बाद कितना सोच समझ के दिया गया था। बट इतना लंबा खींचता क्यों है? अगर अगर उस ड्राइवर की गलती नहीं थी, है ना, तो उस हिसाब वो से तो बता और दिया ना, ये, केसेस अभी इतने सारे हैं, 90 लाख केसेस पेंडिंग है। बट स्टिल अब ऐसे इतने छोटे छोटे केसेस पे जजेस के पास इतना टाइम भी क्यों है कि इतना लंबा खींच रहा है ये केस? छोटे केस नहीं, देखो अगर आप नॉर्मल इस केस को देखो ना, एक ड्राइवर के ऊपर एलिगेशन लगा है, बच्ची की थाइज में चोट है, बच्ची ने एलिगेशन लगाया इन्होंने फिजिकल असॉल्ट किया, आपको सामने से क्या किया, आपने ड्राइवर को क्या माना होगा कि हाँ ये ड्राइवर ने किया होगा क्योंकि बच्ची के चोट लगी है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, क्रॉस एग्जामिन हुआ, मदर का एग्जामिनेशन हुआ, तब जब पता चला कि हाँ नहीं, ये मदर ने, जब बच्चे के मुंह से बच्चे को अकेले बिठा के बच्चे को माँ बाप से बिल्कुल अलग कर देते हैं, कमरे में अलग बिठाते हैं, इनका कोर्ट भी एक अलग होता है, वहाँ काउंटर क्वेश्चनिंग होती है कि ये किस कैसे लगी थी, क्या करा था, अंकल ने ज्यादा तो नहीं मारा था, ये मतलब ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे गए तब उसके मुंह से उसकी मदर का नाम निकला, तो फिर मदर से वो दोबारा उसको रिकॉल किया गया, हमने 311 की एप्लीकेशन लगाई थी, मदर को दोबारा रिकॉल किया था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो तब जब मदर हुई फिर वो सेंटी हो गई थोड़ी सी, और जब जैसे मूवीज में होता है ना रोने वाला सीन, सेम मूवीज वाला सीन हो रखा था उस समय कि वो माँ रोने लगी, कि तब वो उसका जो था उसने बोला कि मैं आगे अपनी एविडेंस नहीं दे सकती, तो वो हो गया। फिर हमने अपने ड्राइवर की कराया डिफेंस एविडेंस, तब जब उसने ये चीज बताई कि भाई मैंने अपना जो था फीस मांगी थी, इस बेसिस पे इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया, मैंने कुछ ऐसा ऑफेंस नहीं किया था। फिर जब वो अपना डिफेंस एविडेंस लाया, स्कूल के जब और बच्चे भी थे, वैन में और बच्चे भी थे, जब उनसे बात करी कि जब पता चला वो बच्ची बैठी ही पीछे थी, आगे कोई और बच्चा बैठा हुआ था, क्योंकि जब भी डिफेंस की बात आती है ना वो बिल्कुल एंड में आता है, पहले सारा प्रोसिक्यूशन चार्ज होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, क्रॉस एग्जामिन होता है, फिर उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस, मतलब एक्यूज की स्टेटमेंट। अब एक्यूज को किसी पर्सन को लाना चाहता है तो उसकी स्टेटमेंट एंड में, तब तक तो अगर बीच में आईओ भी हो गए, जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करी है, आईओ का ट्रांसफर हो गया तो उसकी जो ट्रांसफर होने के बाद जो आईओ आया उसकी स्टेटमेंट हो गई। और कई बार होते हैं जजेस छुट्टी पे होते हैं, या किसी रीजन से वो पर्सन नहीं आ पा रहा, या किसी और कोर्ट में बिजी है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर की बात करें तो वो किसी और केसेस में बिजी है, तो या तब एफएसएल से रिपोर्ट लेट आ रही है, चार्जशीट लेट बन रही है, तो सब कुछ सिर्फ जुडिशरी के ही हाथ में नहीं है। जुडिशरी तो अपना काम कर रही है, जुडिशरी जो अपना काम कर रही है, बट जो बाकी के जो काम है जिन लोगों के पास है वो भी अगर टाइम पे नहीं होंगे तो फिर तो प्रोसेस लंबा जाएगा ही। तो इसी बेसिस पे अब जो न्यू लॉज आए हैं इसमें टाइम बाउंडेशन दी है कि भाई इन चीजों को इतने इतने टाइम में आप लोगों को क्लियर करना है, ताकि अगर कोई किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस भी लगे हैं तो वो कम से कम 2-3-4 साल में क्लियर तो हो। अब कई कई ऐसे केसेस भी हैं अराउंड, मैं द्वारका कोर्ट की बात करूं तो 1000 हमारे डिस्प्ले बोर्ड में लिखा हुआ है, 1000 प्लस है जो केस 15 ईयर्स पहले के हैं। अच्छा।
जिनके 15 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। बाप रे। तो मान लो अगर कोई एस्पायरिंग लॉयर है, कोई ऐसा है जो लॉयर बनना चाह रहा है, इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, जब जस्ट अभी उसने 12th क्रैक करी है, उसके सामने पूरा करियर है, तो उस करियर के अंदर उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें वो परस्यू कर सकता है, और क्या अगर एक रोड मैप लगाया जाए स्टेप बाय स्टेप अगर क्रैक किया जाए तो क्या वो रोड मैप हो सकता है जहां से वो इस फील्ड के अंदर टॉप पे या एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है? क्या क्या एक एक करके ब्रेक डाउन अगर करें। फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात करें तो उसके लिए काफी डिफिकल्टीज रहेंगी फेस करने की। तो उसको तो बेसिकली यही है कि उसकी एजुकेशन के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी इंटर्नशिप, और सबसे मेन तो इस प्रोफेशन में ये है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल हो। मेनली अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो ना, और अगर आपको लॉ परस्यू करना है, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रांग होना, कि अगर आपको ये चाहिए कि हाँ भाई मैं एडवोकेट बनते ही मैं अच्छा अर्न कर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 5 साल की तो पढ़ाई है लॉ एडवोकेट बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको 5 साल की, अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हो, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपकी 3 ईयर की है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप 17 या 18 ईयर में भी अगर आप अपने 12th कर रहे हो, उसके भी अगर 24 आपको हो जाती है एज, 23-24 कि जब आपने अपनी 12th वो लॉ क्लियर करी, आप लॉयर बने। अब उसके बाद भी अब आपको किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करनी है, 1-2 साल तो करोगे, फिर उसके बाद क्लाइंटेज, हर महीने क्लाइंटेज नहीं आती, महीने में कभी 2-3 आ गई, कभी 2-3 महीने नहीं भी आई, कोई फिक्स नहीं होते, क्योंकि जूनियर्स को, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को तो कोई भी इतनी जल्दी केसेस रेफर नहीं करता है। तो मान लो कि 5 साल पढ़ाई की, तो 5 साल स्ट्रगल की आपके है ही, तो आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए। तो अब विदाउट फाइनेंशियल हेल्प, कि आप ये ना सोच के कि भाई बस मुझे एक अच्छा लिटिगेंट बनना है, एक अच्छा एडवोकेट बनना है, तो उसके लिए अगर आप 10 साल दे सकते हो आफ्टर 12th, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे अच्छा करना है, या तो अगर आपको लिटिगेंट नहीं बनना, बस एक एडवोकेट का टैग चाहिए कि हाँ भाई मैं लॉयर हूँ, तो आप कॉर्पोरेट साइड जा सकते हो। अपना करी एज अ फ्रेशर 25-30 से स्टार्टिंग हो जाती है, अच्छी सैलरी। ठीक है, आपको फिर, लेकिन आप कोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ज़्यादा, उनके लिए जो होती है वो अलग उनका डिपार्टमेंट होता है। आपका सिर्फ ड्राफ्टिंग रह जाता है, ड्राफ्टिंग एनालाइज हो गया, ये जैसे लीज एग्रीमेंट के लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करना, ये सब लीज एब्स्ट्रैक्शन की जो है वो पोस्ट निकलती है कॉर्पोरेट लॉयर्स के लिए। तो उस टाइप की अगर आपको करना है तो आप जा सकते हो, तो आप एडवोकेसी करके, लेकिन वो भी 5 साल बाद और एज अ फ्रेशर, और उसमें भी आपको इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ेंगे, तो आपको उस लेवल का एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि आप इंटरव्यू में इतना अपना बेस्ट दे सको कि आप कॉर्पोरेट साइड भी आपको एक जॉब मिल जाए। फ्रेशर को मिल सकता है कॉर्पोरेट में चांस? हाँ, फ्रेशर्स के लिए मिल भी सकता ओपन है, होता है। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज निकलती वैकेंसीज हैं। निकलती हैं, उनको ट्रेनिंग पीरियड, जैसे हर कॉर्पोरेट साइड में किसी भी फील्ड के कॉर्पोरेट में आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, वैसे इसमें भी मिलता है। तो बेटर ऑप्शन क्या है अगर उसे आगे बढ़ना है? तो क्या वो चूज करे खुद से लिटिगेशन या फिर किसी सीनियर के अंडर? देखो कॉर्पोरेट जो हो गया वो एक टाइम को आपकी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी फिक्स, वो भी अच्छी आपकी एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 2-3-4 साल अगर आपने लिटिगेशन में दे दिए, 5 साल अच्छी प्रैक्टिस करके, तो आपकी फेस वैल्यू इतनी बन जाएगी, आप जिस किसी एरिया में जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जजेस वही रहते हैं मोस्टली, बहुत कम स्विच होते हैं। तो अगर आप आ रहे हो उनके सामने डेली प्रेजेंट हो रहे हो, तो एक फेस फैमिलियर हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो यंग आ रहे हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स हैं, उनको अगर मान लो एक बेल या कोई एक ऐसा केस, अच्छा मोटा केस आ गया, उन्होंने अच्छा अर्न कर लिया, उनका इंटरेस्ट तो बिल्ड हो गया इस प्रोफेशन में, यार मैंने तो इतने में ही इतना अच्छा अर्न कर लिया, मतलब आगे भी करूंगा। लेकिन कई बार किसी महीने कोई केस नहीं आता, कोई इनकम नहीं होती, तो वो जो मंथ उनके लिए वो हो जाता है ना, वो इतना टॉर्चर वाला हो जाता है, वो लोग डिप्रेशन में ऐसे हो जाते हैं, यार इस महीने कुछ नहीं कमाया, इस महीने कुछ नहीं कमाया। तो इस फील्ड में ये है, आपको अपने आप को एक सेट करके, माइंड सेट करके, एक पेशेंस के साथ रहना है। अगर इस महीने कमाया है तो हो सकता है मुझे अगले महीने कुछ ना भी अर्न हो। आप ये नहीं कि आप एक आया तो उसी समय उड़ा दो, आपको सेविंग्स सबसे ज्यादा करनी पड़ेंगी इसमें, मैनेजमेंट
कॉर्पोरेट फील्ड में क्या है कि हम कई बार कम कई बार ज्यादा खर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है अगले महीने तो फिर आ ही जाना है, फिक्स्ड है। लेकिन इस फील्ड में आपका ये नहीं रहेगा कि फिक्स्ड आना ही आना अगर है। लिटिगेशन में आप जाओगे तो आपका कोई फिक्स इनकम नहीं है, आप कभी 10 लाख भी कमा लोगे और कभी 10,000 में भी नहीं आएंगे। आपको एवरेज एक तरीके से देखनी होगी ना कि अगर 6 महीने में आपने 5 महीने या 4 महीने आपके पास काम नहीं आया तो 2 महीने आ गया, वो तो 2 महीने में इतना आ गया, आपने डिवाइड कर दिया 6 से कि आपकी पर मंथ की लगभग इतनी पड़ गई है ना, ये रहता होगा। तो दिल्ली में लॉ के लिए कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटीज भी हैं या? आईपी यूनिवर्सिटी अच्छी है, डीयू बेस्ट है, ठीक है, तो मतलब और अपना एनएसयूटी है। और प्राइवेट में जाए तो लॉयर्स, सिम्बोसिस, ये एमईटी, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं। एमईटी भी अच्छी है। तो अगर इन यूनिवर्सिटी से करेंगे तो ये सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उनको फॉलो करके चलती है। जैसे हमने आईपी यूनिवर्सिटी से करा था, तो हमारा ये था कि अगर हमारे फ्रेंड्स की भी एक की 70% अटेंडेंस थी, 75% कंपलसरी थी, तो उसको अपना 5% का जो था वो पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, और एक जो था वो फ्रेंड एक्सप्लेन कर भी नहीं पाया था तो उसको पेपर भी नहीं देने दिया। अच्छा, मतलब इस लेवल की स्ट्रिक्टनेस भी है। और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली की एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो सिर्फ पढ़ाई से लेकर के आपका जो फर्स्ट आपकी इनकम आती है तब तक कितना खर्चा एक बच्चे को प्रिपेयर करके चलना चाहिए अपने दिमाग में कि इतना बजट है तो मैं कर लूं, अदरवाइज ना करूं? हर कॉलेज की, अब ऐसे डीयू में जाओ, डीयू में साल की 10,000 रुपए तक फीस होगी, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में जाओ तो साल की 1,00,000 सवा लाख भी लग जाता है, फिर आना जाने का खर्चा हो गया। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का वही डिपेंड है। जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप जाते जाओगे वो उनका बढ़ता जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। 5 से 10 लाख के बीच में तो मान के चलो। तो कोई फीमेल और मेल में भी कुछ डिफरेंशिएट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर या सेम है? नहीं होता है। किस मैनर में? लड़कियों को सीनियर्स ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। वैकेंसीज अगर आप एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर भी है। एक्सप्लॉयटेशन मेनली एक्सप्लॉयटेशन के पे वो वर्क प्लेस में सब जगह ही है, जगह ही है। वर्क प्लेस में तो सब जगह ही है। और लड़की और लड़कियों में ये भी फर्क है कि एक फीमेल जो है किसी केस को अगर डिस्कस करना, मान लो कोई रेप केस है, आपके पास विक्टिम साइड से नहीं है, एक्यूज साइड से है, तो आप उसके साथ वो ओपनली वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे कि क्या किया था आपने, ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि आप कुछ पूछोगे ओपनली तभी आप उसको बचा पाओगे। आप खुद भी उतना ओपन नहीं हो पाते और आपका क्लाइंट भी ओपन नहीं हो पाता। और मेल्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि कोई विक्टिम फीमेल है तो उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो मेल एडवोकेट के साथ उतना फ्रैंक नहीं हो पाएगी जितना एक फीमेल के साथ हो पाएगी। तो यहाँ पे विक्टिम्स भी मतलब प्रेफर करते हैं ऐसे मेल फीमेल वाली चीज। हाँ होता है। चलो बॉस, थैंक यू सो मच, आए मजा आया बातचीत करके, बहुत सारी नई चीजें पता लगी। नाइस टू मीट यू। हाँ। Nice to meet you.